अगला विषय है वारों का। देखिए, वार जो हैं ये बहुत बाद का विकास है। ये नहीं मालूम हो सका है कि वार वास्तव में कब बने हैं, और ये भी नहीं मालूम हो सका है कि ये बनाए किसने हैं, ये कहां से शुरू हुए। इसका कोई ठीक ठीक रिकॉर्ड जो है, ठीक ठीक हिसाब नहीं मिलता है। लेकिन जो हमारे जैसे सूर्य सिद्धांत में है, सूर्य सिद्धांत में भी ये तो नहीं दिया है, परंतु देखिए इसका 12वें अध्याय के जो 12वां अध्याय है उसके 30वें और 31वें मंत्र में, वो श्लोक में ये बात कही गई है। ब्रह्मांड मध्ये परिधिर व्योम कक्षा अभिधीयते तन मध्ये भ्रमणम भानाम भानाम भा नक्षत्र। मैंने वो नक्षत्रों के बारे में जब बात थी तो तब हमने भा का शब्द बताया था, और भा से भयात बताया था एक शब्द, भा से भभोग बताया था, भभोग नक्षत्र का कुल मान, भभोग भयात नक्षत्र कितना बीत गया, तो ये सब बताया था। तो ब्रह्मांड मध्ये परिधिर व्योम कक्षा अभिधीयते तन्मध्ये भ्रमणम भानाम अधो अधः क्रमस्तथा मंदा मरेज्य। मंदा, मंदा बोलते हैं मंद चलने वाला शनि, और फिर है इज्य, इज्य कहते हैं बृहस्पति ग्रह को। मंदा मरेज्य भूपुत्र, भूपुत्र कहते हैं मंगल को। तो सबसे दूर जो है वो शनि ग्रह है, फिर उसके बाद की कक्षा में बृहस्पति है, फिर उसकी बाद की कक्षा में मंगल ग्रह है। तो मंदा मरेज भूपुत्र, भूपुत्र सूर्य शुक्रेंदु जेंदवः, भूपुत्र मंगल, और उसके बाद तब सूर्य की कक्षा, और तब सूर्य के बाद शुक्र, और शुक्रेंदु इंदु, इंदुज, शुक्रेंदुज, इंदुज, इंदुज कहते हैं बुध के लिए, और तब उसके बाद इंदवः, ये सारे ग्रहों के लिए तो वो बहुवचन बना दिया है सब इंदु शब्द से, तब वो इंदवः लास्ट में अंत में जोड़ दिया। तो इंदु सहित यानी चंद्रमा सहित बुध शुक्र सूर्य मंगल बृहस्पति और शनि, ये कक्षाएं ग्रहों की हैं। अच्छा, एक शब्द है ओरा, ओरा, और भाषाविदों का कहना है कि जो अंग्रेजी का आवर शब्द बना है HOUR, तो ये भी जो है होरा से ही बना है, होरा का के आधार पर ही आवर शब्द बना है। जो भी हो ये विषय नहीं है, विषय ये है कि होरा शब्द जो है वो अहोरात्र से बना है। अहोरात्र से होरा शब्द, अहो पहला अक्षर हटाया गया, और होरात्र अहर्निशि, अहर्निशि है ना, अह शब्द कहते हैं दिन के लिए, और निशि रात, अहर्निशि, अह और निशि, अहर्निशि दिन रात, तो दिन रात के लिए अहोरात्र, अह और रात्र ये शब्द भी है। तो अहोरात्र शब्द में जो है होरा शब्द जो है वो इसका लिया गया है, और ये जो है ये 2.5 घटी का इसका मान रखा गया है, 2.5, 2.5 घटी का मान, 24 धाम 60, 60 घटी के अंदर ये आपके 24 होराओं का क्रम पूरा हो जाता है। और इसको ये लिया जाता है कि जो सूर्य है, जो हो रहा है उस किसी भी दिन की जो हो रहा है वो पहली होरा उसी दिन के ग्रह की होती है। जैसे रविवार है, तो रविवार हमारे शास्त्रों में ये मान्यता दी गई है कि सृष्टि का जो अभ्युदय हुआ है ये जो पहली होरा, पहला बार, ये उसमें रविवार लिया गया है, और इसलिए रविवार को पहला बार भी कहा गया है। तो रविवार जो है उसकी पहली होरा जो है वो रवि की होती है, दूसरी होरा
उसके बाद फिर क्रम से जो है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और फिर जो है रवि के बाद फिर सूर्य, चंद्र, मंगल, इस क्रम से होराएं बदलती रहती हैं। अच्छा, अब ये जो होराएं हैं ये 24 होराएं होती हैं। अब इन 24 के क्रम के बाद जो 25वीं होरा आती है, ये 25वीं होरा अगले क्रम की आ जाती है। जैसे आज रवि है तो 25वीं होरा जो है वो चंद्रमा की आ जाएगी। इसलिए अगले दिन की पहली होरा और आज के दिन की बीत जाने के बाद 24 होराओं के बाद जो 25वीं होरा होगी वो अगले दिन के बार की प्रथम होरा होगी। तो अगले दिन को के नाम को अगले दिन की पहली होरा चंद्रमा से जोड़ करके कहा गया है। इस तरह सूर्य के बाद, और इनके निरूपण का एक उद्देश्य है और इसे मैं भी बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं कि दिनों को सुस्थिर करने के लिए इन बारों की बहुत बड़ी उपयोगिता है। और अब तो खैर ये स्थापित सत्य हो गया है, इसमें कोई विचार पुनर्विचार की तो गुंजाइश भी नहीं है कि आप अगर ये कहते हैं कि आज 22 तारीख है या आज 31 गते हैं इस मास की, तो बात जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा परिचय चाहती है और अधूरा परिचय मिलता है ये। लेकिन अगर आपने ये जोड़ दिया कि 31 गते रविवार, तो अभी परिचय को पूर्ण कर देती। ऐसे ही 22 आपने रविवार 22 सितंबर, तो एक परिचय की पूर्णता हो गई। दिन के प्रति, दिवस के प्रति अहर्निश के प्रति एक परिचय की बात पूरी हो गई। इसलिए इनकी ये उपयोगिता है और ये इनका क्रम है। तो जो सूर्य सिद्धांत है उसमें इनका क्रम, इनकी विधि, इनका ये सब दिया हुआ है और ये ग्रहों का क्रम इसमें दिया हुआ है। इन ग्रहों के क्रम के अनुसार ये देते। अब यहाँ पर एक बात और रखी गई कि 24 तो 7 तिया 21, 22, 23, 24, 3, तो जो अगला क्रम बाकी बचता है ये चौथे क्रम का बचता है। तो 25वीं होरा जो है वो 25, चाहे आप अगले दिन के लिए उस क्रम से गिनती करें या आप अगले क्रम के लिए 25वीं होरा से क्रम से करें, लेकिन आपको कक्षा क्रम का ध्यान रखना होगा। इस कक्षा क्रम के अनुसार ही आप जो है इन ग्रहों इन होराओं को गिनती करते हुए बारों का क्रम जान पाएंगे। और इनको हमने अपने पंचांग का जो एक वो है, पंचांग को जानने की विधि, पढ़ने की विधि का एक विषय हमने दिया हुआ है, उसमें भी हमने एक जगह इसका जिक्र किया हुआ। ये है 9वां बिंदु है पंचांग के प्रश्न नंबर 5 में। ये 25वीं होरा जो है ये फिर नेक्स्ट डे की पहली होरा होती है। पहली होरा, जैसे यहाँ आपने शनिवार से लिया, देखिए शनिवार से लिया आपने, यहाँ शनिवार को एक होरा लिया। अब होराएं कंटिन्यू गिनते चले गए, तो अब 25वीं होरा कहाँ आई? सूर्य पे आई। तो शनिवार के बाद अगला दिन रविवार का होगा। इसी तरह से जरा एक गिनती और बढ़ा लीजिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब देखिए 25वीं होरा कहाँ आ रही है? अब 25वीं आई चंद्रमा पे, तो शनिवार के बाद अगला दिन इतवार होगा और इतवार के बाद अगला दिन जो है, रविवार के बाद अगला दिन जो है वो सोमवार होगा। और मैंने आपको बताया था एक चीज और कही थी कि जो है 21 के बाद ये 1, 2 और 3 है, 3 दिन बचे। अब 3 दिन तो आज ही खपत हो गए, अब अगला जो है वो चौथा होगा। तो आप इस तरह से भी इन बारों की गिनती कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 और चौथा बार, यानी चौथा बार भी आप ले सकते हैं।
पूरे 25 न गिन करके आप सीधा चौथा लेंगे तो चतुर्थ कक्षा भी जो है वो अगले वार क्रम की होगी। ये इस तरह से आप वारों का आकलन कर सकते हैं। और ये जो वार हैं ये हमने बिंदु 9 दिया है। और ये जो है जो वार इसमें हमने आगे ये भी लिखा है कि दिनमान या रात्रिमान के 12वें भाग को दिन या रात्रि की होरा कहते हैं। प्रत्येक होरा 8वीं 15वीं 22वीं होरा वही होती है। यानी जो पहली होरा होगी वही 8वीं होरा होगी। ये 9th बिंदु दिखा दिया। वही 8वीं होरा होगी, वही 15वीं होरा होगी और वही 22वीं होरा भी होगी। तो जैसे मुहूर्त कालखंड है, मैंने आपको बताया कि दिनमान का 15वां भाग मुहूर्त कहलाता है। उसी तरह से दिनमान का जो 12वां भाग है ये होरा कहलाता है। रात्रिमान का 12वां भाग होरा कहलाता है और पूरे दिवसमान का 24वां भाग होरा कहलाता है। अब इनको आप दिन और रात के हिसाब से बांटना चाहें कि दिन में कितनी होरा होगी, 24 होरा पूरी हुई, और दिन में कितनी हुई तो 12 हुई, और रात्रि में कितनी हुई तो 12 हुई। तो दिनमान सूर्योदय से सूर्यास्त का समय वो दिनमान हुआ, उसमें आप 12 का भाग देंगे तो दिन की एक होरा का मान आ जाएगा। जैसे आपको मुहूर्त में हमने समझाया था, मुहूर्त मान में 15 मुहूर्त होते हैं और 15 मुहूर्तों में दिनमान में भाग देंगे तो आपका मुहूर्त आ जाएगा। हम दैनिक संकल्प में मुहूर्त को पढ़ने का नियम है और लग्न को पढ़ने का नियम है। तो ये आपको आना चाहिए कि उस समय जिस समय आप कार्य कर रहे हैं क्या मुहूर्त है और क्या जो है उस समय लग्न है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से हमने आपको ये आनंदादि योग का विषय भी पूरा कर लिया है। और अब अगला बिंदु है नक्षत्रों के बारे में एक बिंदु और रह गया और वो है पंचक विषय और मूल विषय। ये विषय आया अब। तो ये हमसे किसी ने पूछा भी है, इसीलिए हम इस विषय को लाए हैं। वैसे तो बहुत सारे विषय नक्षत्रों से जुड़े हुए, बहुत सारे। कभी कभी कोई अति विशिष्ट आपको जानना हो तो आप अलग से मैसेज से पूछ भी सकते हैं। लेकिन मुहूर्त का में जो 2 बिंदु हैं वो हम आपको आज स्पष्ट कर रहे हैं। एक बिंदु है मूल और एक बिंदु है पंचक। पंचक का बड़ा भय है समाज में और मैं तो आपको ये कहूंगा कि इस भय का कोई आधार नहीं और मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है इस बारे में। मैं मतलब पूरे अनुभव के साथ आपसे ये कह रहा हूं और सही बात तो मतलब जो है ये है कि अब उन अनुभवों पे जाऊंगा तो कभी वक्त रहेगा तो सुनाऊंगा। आज का विषय रह न जाए इस वजह से मैं जरा थोड़ा सा विषय के अंतर्गत ही रहते हुए मूल होता है कि जहां पर जिस नक्षत्र पर राशि खत्म होती है और जिस नक्षत्र पर राशि जुड़ती है। बस अच्छे से सुनिएगा। अश्विनी वर्णी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा। तो अश्विनी जो है इसके साथ मेष राशि शुरू हो रही है और रेवती के साथ मीन राशि समाप्त हो रही है। तो जिस नक्षत्र से कोई राशि समाप्त होती है और जिस नक्षत्र से कोई राशि शुरू होती है वो शुरू करने वाली राशि और खत्म करने वाली जो राशि नहीं नक्षत्र, ये दोनों नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र कहे गए। अब आपको बड़ा स्पष्ट हो गया कि जिस अभी आपको शायद एक बात और नहीं स्पष्ट हुई होगी। आप में से जो लोग ज्योतिष पढ़े हुए हैं या जानते हैं, ज्योतिष से सरोकार रखते हैं, उनको तो बड़ी आसानी से समझ आ रही होगी। लेकिन कुछ लोग जो बहुत नए हैं उनको कठिनाई आ रही होगी। उनको समझने के लिए मुझे थोड़ा कुछ और कहना है। देखिए, अश्विनी भरणी कृतिका, अश्विनी के 4 चरण, अश्विनी माने कंप्लीट अश्विनी, पूरी अश्विनी, और भरणी के भी 4 पूरे और कृतिका का 1 चरण।
ये 9 चरण मिलकर के एक राशि बनती है। किसी भी राशि में नक्षत्रों के अनुसार 9 क्वार्टर होते, 9 पाद होते, 9 चरण होते। इनको चरण भी कहते हैं, पाद भी कहते हैं और अंग्रेजी में क्वार्टर भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि नक्षत्र, किस नक्षत्र के कौन से चरण का जन्म है, तो वो ऐसे ही कहते हैं। अश्विनी के चतुर्थ चरण का जन्म है। जैसे किसी का, अगर देखिए ध्यान दीजिए, अगर किसी का कृतिका के द्वितीय चरण का जन्म है तो उसकी राशि मेष नहीं हो जाएगी, वृषभ हो जाएगी, क्योंकि कृतिका के, तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे ही रखिएगा। अब आप देखिए, अब पटल पर देखिए कि आश्लेषा के यहाँ 4 चरण पूरे हो गए। अब आश्लेषा को कोई चरण नहीं बचा, तो जो अब सिंह राशि शुरू होगी वो संपूर्ण मघा नक्षत्र से शुरू होगी। अब नीचे सिंह राशि को कर दो और मघा के 4 चरण के, जो सिंह राशि शुरू होगी वो मघा के 4 चरण से होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राशि आश्लेषा के साथ कंप्लीट हो गई और राशि सिंह मघा के साथ शुरू हो रही है। और यही हमने आपको कहा था कि जिस नक्षत्र पे राशि समाप्त हो रही है और वो नक्षत्र भी पूरा समाप्त हो रहा है, और जिस नक्षत्र पे सारा नक्षत्र शुरू हो रहा हो और सारी राशि भी शुरू हो रही हो, वो नक्षत्र मूल नक्षत्र कहे गए हैं। तो अब ये आश्लेषा और मघा ऐसे ही, अब औरों को हम समझाएंगे नहीं, औरों को हम ऐसे ही बोल देते हैं आपको कि अश्विनी और रेवती, आश्लेषा और मघा और ज्येष्ठा और मूल, ये नक्षत्र जो हैं ये मूल संज्ञक नक्षत्र कहे गए हैं। अश्विनी और रेवती, आश्लेषा और मघा और बोल लीजिए ज्येष्ठा और मूल, यानी कर्क राशि और वृश्चिक राशि। धनु राशि शुरू होती है मूल में, वृश्चिक समाप्ति ज्येष्ठा में, कर्क आश्लेषा में और मघा में। अब रेवती, अश्विनी और रेवती खत्म हुई उस पे और मेष शुरू हुआ अश्विनी के साथ। तो ये जो नक्षत्र हैं ये मूल संज्ञक नक्षत्र कहे गए हैं और ये अलग अलग कार्यक्रमों के हिसाब से अलग अलग ढंग से इनका फलित वर्णन किया गया है। वो मेरा उद्देश्य नहीं है आपको समझाने का, आप पढ़ लीजिए, वो बहुत मतलब की बात नहीं है। पर आज मैं जो आपको बहुत बड़ा इस विषय का जो ये समझ लीजिए आपको ज्ञान दे रहा हूं, वो ये है कि जब आप नक्षत्रों का वास्तविक मान लेंगे, जो हमने पंचांग में पृष्ठ 37 पर आपको दिया हुआ है, अगर आप ये नक्षत्रों का वास्तविक मान लेंगे तो न किसी नक्षत्र पे कोई राशि समाप्त होती और न किसी नक्षत्र पे कोई राशि शुरू होती। ये सारी जो कहानी है ये किसी मतलब की नहीं रह जाती। और ये आप पहली बार जो ज्योतिष में विद्यार्थी हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, वो आज पहली बार इस बात को सुन रहे होंगे। और ये बात आप बिल्कुल अधिकार पूर्वक, हम कह रहे हैं अधिकार पूर्वक आप भी ले सकते हैं कि वास्तविक मान में जब आप नक्षत्रों का विस्तार करेंगे और राशियों को मापेंगे तो न किसी राशि के साथ कोई नक्षत्र पूरा होता है और न किसी नक्षत्र के साथ कोई राशि शुरू होती है। बहुत बड़ी बात। इससे आगे के शब्द कुछ नहीं कहने को रह जाते हैं, सब कुछ आपके बुद्धि, विवेक और अनुभव अर्जन पर छोड़ देता हूं और इसके साथ ये मूल का विषय पूरा। पंचक जो है ये जो है ये भी एक प्रकार का दोष युक्त वर्णन है नक्षत्रों के साथ। और ये जो है धनिष्ठा से रेवती तक जो है ये 5 नक्षत्र जो है पंचक संज्ञक नक्षत्र कहे गए। धनिष्ठा से रेवती तक जो है, श्रवण के बाद जो आता है नक्षत्र धनिष्ठा, सदविषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, ये 5 नक्षत्र जो हैं ये जो है पंचक शब्द से कहे गए हैं और इनके साथ बहुत बहुत कार्य जोड़े गए हैं कि धनिष्ठा में ये नहीं करना चाहिए। ये ऐसा माना गया है कि वो चीज बार बार दोहराई जाती है। उदाहरण के लिए कि
मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ उन शब्दों को कि कहीं आपकी साइकोलॉजी में वो शब्द न घुस जाए, और मैं आपकी साइकोलॉजी को नहीं बिगाड़ना चाहता, उसे स्वस्थ रखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इनके साथ तरह-तरह के दोष जोड़े गए हैं कि धनिष्ठा में ऐसा होता है, सतभिषा में ऐसा होता है, पूर्व भाद्रपदा में ये होता है, और वहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है, उसमें ये नहीं करो, उसमें ये नहीं करो। मैंने आपको बताऊँ, मेरा अच्छा अनुभव है, आप मेरे अनुभव पर विश्वास कर सकते हैं। मैं एक-एक बात को अपने अनुभव से जोड़ करके आपको बोल रहा हूँ। मैंने इस सिद्धांत को गलत पाया है, कुछ भी नहीं पाया। मेरे साथ तो कई बार ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं, कई जगह मेरे को बोलने का मौका मिला, करने का मौका मिला। मेरे पूज्यपाद जो है आदरणीय ससुर साहब खुद जो है वो पंचक में उनका स्वर्गारोहण हो गया, और वो अब चूंकि मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मेरे परिवार में और मेरी ससुराल में हमारी बातों को बहुत मान्यता मिलती है, और हमने नक्षत्र पर बिल्कुल कुछ भी नहीं ध्यान दिया, कुछ भी नहीं कराया, पर ये भय मेरे को लगा रहा कि कहीं कोई आदमी टपक न पड़े और कोई किसी बाहर वाले से जा करके कुछ बात न ला ले, और खाम जो है ये नक्षत्र का बात जो है बुद्धि में घुस जाए। लेकिन नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक से संपन्न हो गया, और कुछ भी नहीं हमने करा, और ईश्वर की दया से कुछ भी नहीं, कोई भी बात वैसी नहीं रही। तो बहुत आगे चल करके कोई बात होती है तो उसको तो हम दोष नहीं दे सकते ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो ये 5 नक्षत्र हैं, इनको पंचक संज्ञक नक्षत्र कहा गया है। मुझे लगता है कि हमारे आचार्यों ने, जिन्होंने ये ज्योतिष के और फलित के नियम बनाए होंगे, इनको जोड़ने के लिए मुझे एक बात ये लगती है कि क्योंकि जो अश्विनी से जोड़ के जो नक्षत्र गिने गए हैं, उनमें ये जो नक्षत्र हैं, ये 5 नक्षत्र जो हैं, ये नक्षत्र मंडल को समाप्त कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये समाप्ति के प्रतीक कहे गए हों, उनके दिमाग में ये बात रही हो, इसलिए उन्होंने उस समाप्ति के हिस्से को जोड़ करके कि इसमें पूरा, इसमें कम, इसमें कम, इसमें कम, इस तरह से जोड़ करके उन्होंने इसे अंत के प्रतीक में ले लिया हो, अंत के प्रतीक के रूप में बना लिया हो, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जैसे कि आप देखते हैं कि होली, नए घर में होली जो है ना, वो होली का त्योहार, नई वधू कहीं जाती है तो उसके साथ ही बना दिया गया कि होली जो है वो जो है पहली होली नए घर में भी नहीं होती और ससुराल में भी नहीं होती है। तो वो भी होली के साथ भी वही है। होली जो है वो वर्ष का अंतिम त्योहार है, वो शिशिर ऋतु का त्योहार है, अंत का प्रतीक है। तो शायद इस भावना, शायद कह रहा हूँ कि शायद हो सकता है ऐसा चिंतन जोड़ करके उन्होंने कि ये होली को इस सूची में डाल दिया, ये 5 नक्षत्रों को इस सूची में डाल दिया। जो भी हो, बहरहाल ये पंचक शब्द और मूल शब्द मुझे आपको स्पष्ट करने थे, और जितना भी मैं कर पाया हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत गहराई में आपको भी इसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं पर लिखा होता है कि पंचक शब्द है, पंचक है, तो आपको चर्चा में आता है तो आपको ये भान होना चाहिए कि 5 नक्षत्र ही हैं वो जो पंचक शब्द से कहे गए हैं, और इनमें उनके ऐसे आशय को बिल्कुल भी नहीं लेना कोई उनका, क्योंकि मैंने अनुभव में पाया है, एक जगह नहीं, मैंने कई बार कई जगहों में मैंने इनको अनुभव किया हुआ है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पंचक नक्षत्र पूरा हुआ, मूल नक्षत्र पूरा हुआ, योग की बातें भी पूरी हुई। आज ये विषय कंप्लीट हो गया, और थोड़ा सा मैं महर्षि की पुस्तक के बारे में, विचार के बारे में भी आपको विचार दे चुका हूँ कि वो अंतिम, महर्षि की अंतिम अपूर्ण इच्छा, पंचांग का कार्य, ये उनका अंतिम इच्छा है, और उस अंतिम इच्छा को आप अपना अपना ढंग से कितना और कैसा सहयोग दे सकते हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय यहाँ पर पूर्ण हुआ। ओम।